हम में से हर किसी को अपनी लाइफ की जैसी भी सिचुएशंस हो, अच्छी या बुरी, उनसे खुद ही निपटना है। कोई दूसरा हमारा साथ दे सकता है, हमारे साथ खड़े होकर हमें अकेले होने से बचा सकता है, लेकिन अपने डिसीजंस और एक्शंस के भरोसे ही हम आगे निकल सकते हैं। कहते हैं कि टफ सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके डिसीजंस ही प्ले करते हैं। आप उस वक्त जो फैसला लेते हैं उसी से फर्क पड़ता है कि आपके आगे की जर्नी कैसी रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि मुश्किल हालात में सबसे मुश्किल काम एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। दुख या गुस्से में इंसान सबसे खराब डिसीजंस लेता है और इसीलिए यह जरूरी है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ जाए, खुद को संभालना आ जाए और हम शांत और स्टेबल रहते हुए हर बुरे वक्त से निकल जाएं। कई बार जिंदगी ऐसे दो राहों पर भी खड़ा कर देती है जहां डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। समझ ही नहीं आता कि क्या करें और कहां जाएं। ऐसे में किसी का भी कंफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मौकों पर दिल और दिमाग की जो जंग चलती है उसमें वही इंसान सही डिसीजन ले सकता है जो दोनों के बीच बैलेंस करना जानता हो। और ये सीखने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी होता है। हमारी एक्चुअल भलाई किसमें है ये जानना जरूरी है। बृजभूषण जी और पंडित जी भी कई बार ऐसे मोमेंट से गुजरे हैं जहां पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर श्रीमद् भगवद गीता से सीखे और समझे ज्ञान ने उन्हें वो राह दिखाई जिस पर चलकर उन्हें अपनी सिचुएशन का एकदम सही सोल्यूशन मिल गया था। ऐसा ही एक इंसिडेंट पंडित जी को अच्छे से याद है। पंडित जी के बड़े भाई हैं सूर्यभूषण जी। उम्र और तजुर्बे दोनों में काफी बड़े हैं। फिर ये दोनों उस जेनरेशन से हैं जिसमें बड़े भाइयों से दोस्ती कम और लिहाज का रिश्ता ज्यादा होता है। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है। इस सोच में बड़ी हुई जेनरेशन से हैं ये दोनों। सूर्यभूषण जी और पंडित जी में उम्र के साथ साथ सोच का भी काफी फर्क रहा। सूर्यभूषण जी एकदम प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। और इमोशनल लोग रिश्ते तो कमा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते, क्योंकि जितना भी वे कमाते हैं उसे दूसरों के लिए खर्च करते हैं और फिर जब अपने लिए जरूरत होती है तो इनके पास कुछ नहीं होता। दूसरा, उनका यह भी मानना है कि सोसाइटी में जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट भी होती है, वरना गरीब इंसान को तो लोग किसी गैदरिंग में इंट्रोड्यूस तक नहीं करना चाहते। इसीलिए उनका सारा जोर हमेशा से इसी बात पर रहा कि किसी तरह अपनी फाइनेंशियल पोजीशन सही कर ले। नो डाउट इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की, बहुत पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिलने तक छोटी मोटी रैंडम जॉब्स की। जॉब लगने के बाद भी कभी ओवर टाइम किया तो कभी ऑफिस आवर्स के बाद ट्यूशन ली। इस तरह उन्होंने बहुत मेहनत करके वो अचीव किया जो वो करना चाहते थे। उनके पास अच्छा पैसा, घर और स्टेटस है। 2 बच्चे हैं, दोनों वेल एजुकेटेड हैं। बेटा अब्रॉड में सेटल्ड है और बेटी की अब शादी कर रहे हैं। इधर पंडित जी जब सिर्फ बृजभूषण थे, उन्हें गीता का कोई ज्ञान नहीं था, तब भी उनके नेचर में बहुत कुछ ऐसा था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता था। उनके नेचर को देखकर उनकी दादी उन्हें बैरागी बुलाती थी, यानी ऐसा इंसान जिसे कोई मोह माया ना हो। पंडित जी के लिए पैसों से ज्यादा हमेशा लोग इंपॉर्टेंट रहे। दूसरों की हेल्प करना, किसी के चेहरे पर खुशी लाना और उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे किसी भी हद तक का एफर्ट करना उनका बेसिक नेचर था। बचपन में स्कूल से घर लौटते हुए वो कभी अकेले नहीं लौटते थे। हमेशा कोई ना कोई उनके साथ आता ही था। कभी सड़क पर कोई भिखारी बच्चा मिल गया तो उसे रोटी खिलाने घर ले आते थे। कभी कोई घायल चिड़िया या गिलहरी, कुत्ते, बिल्ली, इन सबके लिए उनका घर फर्स्ट एड हॉस्पिटल था। पंडित जी ने भी अपनी पढ़ाई पर मेहनत की, लेकिन इसके पीछे उनका एम सिर्फ जॉब लेना या पैसा कमाना नहीं था। उन्हें पढ़ाई अपनी नॉलेज बढ़ाने के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती थी। उन्हें पता था कि यहीं से दूसरों की मदद करने का कोई रास्ता उन्हें मिलेगा। टाइम के साथ सूर्यभूषण जी और बृजभूषण जी दोनों को अपनी मंजिल मिल गई। वैसे भी ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जिस काम को कोई पूरी इच्छा के साथ अपना बेस्ट देकर करता है तो उसे सक्सेस जरूर मिलती है। इस बीच दोनों भाइयों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के नेचर को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। दोनों की वाइफ्स और बच्चों में बहुत प्यार था। जब मिलते थे सब बहुत खुशी से मिलते थे। अब इतने सालों बाद एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें पंडित जी को एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ रहा है। एक ऐसा डिसीजन जिसमें एक तरफ उनका दिल गवाही दे रहा है कि एक तरफ जाओ और दूसरी तरफ दिमाग समझा रहा है कि दूसरी तरफ जाओ। पंडित जी के बड़े भाई सूर्यभूषण जी की बिटिया है राधिका। बहुत इंटेलिजेंट और समझदार बच्ची है। सरला जी की तो बेहद लाडली है, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है तो बेटियों वाला सारा लाड वो राधिका से करती हैं। राधिका भी उन्हें चाची कम और फ्रेंड ज्यादा समझती है। इसी फ्रेंडशिप के कंफर्ट में राधिका ने सरला जी को बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती है।
दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं और शादी करना चाहते हैं। सरला जी हमेशा से बहुत ओपन माइंडेड रही हैं। उनके दोनों बेटों ने लव मैरिज की है और सरला जी को इस बात से कभी कोई इश्यू नहीं रहा। उनका यही मानना है कि दो मैच्योर लोग अपनी लाइफ का कोई डिसीजन अगर ले रहे हैं तो सब सोच समझकर ही ले रहे होंगे, और जब तक कोई ऐसी बात ना हो जिस पर ऑब्जेक्शन लॉजिकल हो तब तक उनके डिसीजन पर अपना जजमेंट नहीं देना चाहिए। सरला जी को जब राधिका ने उस लड़के के बारे में बताया तो उन्हें सब ठीक ही लगा। लड़के का नाम विनय था, वेल क्वालिफाइड था। उसके फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। उसकी मां के पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था कि वे उसकी पढ़ाई वगैरह पर खुला खर्च कर सकें। लेकिन विनय ने बहुत मेहनत की और आज वो काफी सक्सेसफुल है। सरला जी को विनय का यूं सेल्फ मेड होना अच्छा लगता था। विनय के बारे में यही बात राधिका के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती थी, क्योंकि सूर्यभूषण जी को अपनी बेटी के लिए एक रिच और स्ट्रांग बैकग्राउंड वाला लाइफ पार्टनर चाहिए था। जितना सरला जी उन्हें जानती थी, उन्हें पता था कि सूर्यभूषण जी कभी नहीं मानेंगे। राधिका की परमिशन लेकर सरला जी ने बृजभूषण जी से बात डिस्कस की तो उनका कंसर्न भी सेम था। उन्हें पता था कि उनके भाई के लिए सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत मैटर करता है और वे राधिका की शादी के लिए ऐसी ही फैमिली देख रहे थे। अब अगर पंडित जी राधिका की चॉइस को आगे रखते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी थी कि वे साफ मना कर देते। पंडित जी बड़े धर्म संकट में थे। उन्हें राधिका के अपने पसंद की मैरिज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इससे भी फर्क नहीं पड़ता था कि विनय का कोई स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। उन्हें इस बात का कंसर्न था कि राधिका की शादी जिससे भी हो वो एक डिसेंट इंसान हो, अपने बारे में उसने सब कुछ सही बताया हो। राधिका पर भी उन्हें बहुत ट्रस्ट था कि वो अपने लिए जो भी डिसीजन लेंगी वो हमेशा सही ही होगा, और अगर उसके किसी डिसीजन से कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आया तो भी वो उसे बहुत ग्रेसफुली संभाल लेगी। अब पंडित जी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे वो अपने बड़े भाई साहब के आगे राधिका की बात रखें। राधिका ने यह जिम्मेदारी सरला जी और पंडित जी को सौंप दी है, क्योंकि वो खुद अपने पापा से ये बात नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि अगर वो बात करेगी तो उसके पापा सुनते ही मना कर देंगे। अब पंडित जी ने सबसे पहले यह तय किया कि वे विनय के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे ताकि अपने मन को तसल्ली हो और वे कॉन्फिडेंस से अपने भाई साहब के आगे अपनी बात रख सके। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करें। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक याद आ रहा था, एत नमे संशय कृष्ण छेतुमुर रहस्य शेषतः त्वदन्याः संशय चित्ता न ह्युपपद्यते। अर्जुन के मन में जब एक साथ कई डाउट्स जमा होने लगते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है, तब वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह को पूरी तरह से दूर कर दें, क्योंकि आपके अलावा और कौन ऐसा कर सकता है। यहां अर्जुन पूरे विश्वास के साथ अपना मन भगवान को सौंप देते हैं कि मुझे सही राह दिखाइए। मेरा मन किसी एक डिसीजन पर नहीं टिक पा रहा है। अब आप जो कहेंगे मैं उसी को सही मानते हुए उस पर चलूंगा। और आगे हम सब जानते हैं कि भगवान की बात मानते हुए अर्जुन ने अधर्म के खिलाफ न सिर्फ युद्ध किया बल्कि उसे जीता भी। पंडित जी भी अपने मन को भगवान को सौंप चुके थे कि अब जो राह आप दिखाएं उसी पर चलेंगे। फिर इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए